इस समय जो दिल्ली है वो यमुना वाटर की वजह से डूब रहा है और काफ़ी सारे लोगों की जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही है। स्पेशली वो लोग जो जॉब पर जाते हैं, उन्हें अपनी जॉब पर जाने में काफ़ी सारी हर्डल्स देखने को मिल रही हैं और जो बच्चे हैं स्कूल और कॉलेजेस के, वो अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। एंड ओवर 23,000 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम द यमुना रिवर। ये जो रिवर है वो सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे और स्टेट्स को भी क्रॉस करती है, जैसे कि हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। लेकिन दिल्ली जैसी हालत किसी भी और स्टेट की नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि इस सब के लिए दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फ्लड मैनेजमेंट जैसे जो इश्यूज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है कि हमें कभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लेम गेम क्या चल रहा है, तो आइए शुरू से समझते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। ओवरऑल माना जा रहा है कि दिल्ली में ये जो फ्लड जैसी सिचुएशन है वो इसीलिए अराइज हुई है क्योंकि 45 ईयर्स बाद ऐसी बारिश हुई है। लेकिन इसके बहुत सारे मैन मेड रीजंस भी हैं, जैसे कि एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स, एब्सेंस ऑफ वेटलैंड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ 25 ब्रिजेस ऑन द यमुना रिवर इन द इंडियन सिटी। अब ये जो ब्रिजेस हैं ये हिंडर करते हैं फ्लड वाटर फ्लो को और ब्लॉक कर देते हैं रिवर की हाइड्रोलॉजी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीज़न है वो है यमुना रिवर के पास जो एग्जिस्टिंग 6 बराजेस हैं जो कि अलग अलग गवर्नमेंट्स मेंटेन कर रही है, विच इज़ दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बराज है वो एक्चुअली में होता क्या है और काम क्या करता है, तो अब हम वो समझ लेते हैं। बराज जो है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है अक्रॉस अ रिवर ताकि वो रेगुलेट कर सके वाटर फ्लो को, वाटर को स्टोर कर सके और जनरेट कर सके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके अंदर काफ़ी सारे गेट्स और बैरियर्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम खोले या बंद किए जा रहे होते हैं ताकि वाटर फ्लो को और वाटर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। सो इसके लिए बराज के गेट्स की जो पोजीशन है उसे एडजस्ट किया जाता है। तो जब हाई फ्लो या फिर फ्लड जैसी सिचुएशन होती है तो गेट्स को पार्शियली या फिर फुल्ली खोल दिया जाता है ताकि जो एक्सेस वाटर है उसे पास किया जा सके थ्रू दी बराज, प्रिवेंटिंग डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। और जब लो फ्लो या फिर ड्राउट जैसी सिचुएशन होती है तो उस केस के अंदर जो गेट्स हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाता है ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके, मेंटेनिंग अ हायर वाटर लेवल। और इस पूरे ऑपरेशन के लिए काफ़ी केयरफुल मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो वाटर फ्लो है इट इज़ रेगुलेटेड इफेक्टिवली एंड इन अकॉर्डेंस विद द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो गेट्स हैं इन्हें या तो मैनुअली या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल पैटर्न्स, डाउनस्ट्रीम वाटर डिमांड, इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस एंड फ्लड कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम यमुना के पास की बराजेस की बात करें तो इस समय 6 बराजेस हैं जो कि एग्जिस्टेंस में है और फंक्शनिंग है, विच इंक्लूड्स दकपाथर बराज इन उत्तराखंड जिसे उत्तराखंड गवर्नमेंट मैनेज करती है। सेकेंड इज हथनीकुंड बराज इन हरियाणा, ITO barrage in central Delhi which is managed by the Haryana government, Okhla barrage managed by the Uttar Pradesh government, New Okhla barrage managed by the UP government, Pala barrage in Haryana managed by the Haryana government and lastly Gokul barrage जिसे हम मथुरा barrage के नाम से भी जानते हैं, it is managed by the UP government। और इस समय अगर हम दिल्ली की सिचुएशन देखें कि जो फ्लडेड एरियाज थे वो ज़्यादातर ITO एरिया के पास थे। ये वो एरिया है जो कि ईस्ट दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से कनेक्ट करता है, उसी के थ्रू आप कम्यूट कर सकते हो और ये एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। अब जब हमने इस एरिया के पास का बराज देखा तो वो था ITO बराज जिसे कि हरियाणा गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ये जो ITO बराज है इसके अंदर टोटल 32 गेट्स हैं। तो जब भी हैवी फ्लो ऑफ फ्लड वाटर होता है तो इस बराज के सारे गेट्स जो हैं वो खोल दिए जाते हैं ताकि जो वाटर है उसे डिस्चार्ज किया जा सके। लेकिन इन 32 गेट्स में से जो 5 गेट्स थे वो फंक्शनिंग नहीं थे एज दे वर क्लॉग्ड बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ हैवी सिल्ट एंड सीवेज एट द बॉटम। और क्योंकि ये गेट्स क्लॉग थे जिसकी वजह से जो वाटर था इट कुड नॉट बी डिस्चार्ज, तो जो लेवल ऑफ वाटर था विच वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट इंक्रीज्ड एंड देयर वॉज अ बैक फ्लो रिजल्टिंग इन फ्लडिंग ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज। इन 5 गेट्स को खोलने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्हें आर्मी और नेवी डाइवर्स की हेल्प लेनी पड़ी। जो डाइवर्स हैं उन्हें 10 फीट नीचे जाना पड़ा अंडर द वाटर ताकि वो सिल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और दूसरी तरफ जो आर्मी की टीम थी इंजीनियर्स की, उन्होंने एक क्लॉग गेट को क्रेन से जो है पुल किया।
बट आई वॉज वंडरिंग कि ये गेट खुल गए आर्मी और नेवी के सपोर्ट से, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट माई क्वेश्चन इज़ कि ये आखिर बंद ही कैसे हुए, ऐसी सिचुएशन में कैसे आ गए कि गेट जिनका पर्पज़ ही था कि वो टाइम पर आने पर खुले और बंद हुए, वो क्लॉग्ड हो गए, वहाँ पे सिल्ट भर गई। तो क्या इनको मेंटेन नहीं किया जा रहा था? क्या हरियाणा गवर्नमेंट इसको मेंटेन नहीं कर रही थी? तो इसी बात पे अब डिस्प्यूट अराइज हो गया है दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट में। उनका कहना है कि ये जो ITO का बराज है वो एक्चुअली में है किसका, बिलोंग किसको करता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ITO बराज की हिस्ट्री पर कि इसके मेंटेनेंस पर इतना डिस्प्यूट है क्यों। सो ये जो ITO बराज है इसे पंजाब ने बिल्ड किया था इन दी 1960s। उस टाइम पर जो हरियाणा था वो पंजाब का ही पार्ट था और उस टाइम पर ये जो बराज था वो वाटर प्रोवाइड करता था टू 2 थर्मल यूनिट्स ऑफ इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। सो इस बराज का जो वाटर था वो कूलेंट की तरह काम करता था फॉर दी टर्बाइंस। और क्योंकि उस टाइम पर जो दिल्ली था इट वॉजेंट अ सेपरेट स्टेट, इसी वजह से जो ITO बराज का कंस्ट्रक्शन का काम था उसे पंजाब को असाइन किया गया था। लेकिन जब हरियाणा बना 1966 के अंदर तो ITO बराज का जो मेंटेनेंस है वो हरियाणा के पास चला गया और बराज के मेंटेनेंस के लिए जो पैसे थे इट वॉज इनिशियली पेड बाय द इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट। लेकिन ये जो प्लांट था वो 2000 के अंदर बंद हो गया था आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और इसके बाद राजघाट पावर प्लांट जो है उसे भी 2015 के अंदर शट कर दिया गया था। लेकिन बंद होने के बावजूद भी ये जो इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट है जो कि ऑपरेट कर रहा था इन 2 यूनिट्स को, ये मेंटेनेंस का पैसा दे रहा था टिल 2019। लेकिन 2019 के बाद से कोई भी पैसा जो है इसके मेंटेनेंस के अंदर, इस बराज के मेंटेनेंस के अंदर नहीं लगा है बाय दी इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट और बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट। लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट से इस रिगार्ड में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये जो थर्मल पावर प्लांट था इसका अग्रीमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के साथ था और वो ये पैसा इसलिए देते थे बिकॉज दे वर यूजिंग दिस वाटर फ्रॉम द ITO बराज। लेकिन जब ये प्लांट्स डीकमीशन हो गए 2009 के अंदर तो उनके पास कोई रीज़न नहीं बचा था कि वो इसके मेंटेनेंस के लिए पे करें और इसलिए जो इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट है उन्होंने इस वाटर को यूज़ करना बंद कर दिया फ्रॉम द ITO बराज एंड दे इंस्टेड स्टार्ट यूजिंग वाटर फ्रॉम द दिल्ली गेट STP और DGP। सो वी कैन सी कि जो ITO बराज था वो भगवान भरोसे चल रहा था। 2019 से लेके अब तक ना तो उसके अंदर कोई पैसा डाल रहा था, ना ही कोई देख रहा था कि इसका मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं, वो भी ऐसे बराज का जो कि इतना क्रूशियल है और जिसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम बहुत ही ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि ये जो बराजेस हैं दे आर मेड ऑफ स्टील एंड देयर आर चांसेस कि इनके ऊपर रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी, इसीलिए इनका एनुअली पेंट होना ज़रूरी है और जो उनके गेट्स हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए कि ये फंक्शनिंग है या नहीं है, एक ढंग से खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था इन द केस ऑफ ITO बराज। गनीमत है कि 32 गेट्स में से सिर्फ 5 ही गेट्स बंद निकले। मे बी पॉसिबल कि अगर थोड़े साल बाद ऐसा हुआ होता तो और भी कम गेट्स खुलते, तो मे बी क्या सिचुएशन होती दिल्ली की, गॉड नोज। लेकिन इस बात पे फोकस किए बिना वहाँ पर एक नया जो है ब्लेम गेम चालू हो गया है बिटवीन दी दिल्ली गवर्नमेंट एंड दी हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ब्लेम कर रहे हैं हरियाणा को फॉर द क्लॉगिंग ऑफ दी 5 गेट्स ऑफ द ITO बराज। और दूसरी तरफ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और इधर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हमने मल्टीपल लेटर्स लिखे थे, साथ में सॉल्यूशन भी प्रपोज किया था कि जो हरियाणा है वो ट्रांसफ़र कर दे इस बराज को टू द ओनरशिप ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट या फिर इस बराज को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्शंस ले। सो जो ITO बराज है वो तो एक रीज़न है ही जिसकी वजह से जो दिल्ली का फ्लड है वो हुआ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि सामने आ रहे हैं। सो ये माना जा रहा है दैट द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द रेजिंग यमुना रिवर इन दिल्ली वो ये है कि काफ़ी कम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो बरस गया, क्योंकि अगर इतनी ही बरसात एक लंबे ड्यूरेशन के अंदर हुई होती देन इट वुड हैव नॉट लेड टू सच अ सिचुएशन, क्योंकि इससे क्या होता है टाइम मिल जाए कि जो पानी है वो धीरे धीरे करके पास थ्रू हो जाए। सेकेंड रीज़न है दी वाटर रिलीज फ्रॉम दी हथनीकुंड बराज। सो इस बार देखा गया है कि जो वाटर हथनीकुंड बराज से जो है रिलीज़ किया गया इट टुक लेस टाइम टू रीच दिल्ली एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और इसका जो मेन रीज़न है इट कुड बी एनक्रोचमेंट और सिल्टेशन, क्योंकि पहले क्या था जो पानी है उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती थी ताकि वो फ्लो कर सके, लेकिन क्योंकि अब ये कंस्ट्रक्टेड क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास होता है तो वो जल्दी पहुंच जाता है। अगर हम सिल्टेशन की बात करें तो एक प्रोसेस होता है और सेडिमेंट ऑक्यूमुलेशन, यानी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल, सैंड, क्ले या फिर दूसरे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मैटर के, तो वो
सेटल आउट हो जाते हैं ऑफ द वाटर और अक्यूमुलेट हो जाते हैं एट द बॉटम, ग्रेजुअली फिलिंग अप द वाटर बॉडी। नेक्स्ट रीज़न इज एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स। अब फ्लड प्लेन्स जो ये एरिया होता है वो होता क्या है? बेसिकली जो रिवर होती है या कोई भी वाटर बॉडी होती है उसका जो आसपास का एरिया होता है उसे फ्लड प्लेन कहा जाता है। तो जब बारिश नहीं हो रही होती है या थोड़ा कम बारिश हुई होती है तो वो एरिया जो है वो खाली दिखता है, लेकिन जब बारिश होने लगती है या फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पर पानी भर जाएगा। अब क्या होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, उन फ्लड प्लेन एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और जब अच्छे से बारिश होती है तो वो तो एरिया रिवर का ही था, लेकिन अब रिवर से लेके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है वहाँ पर उस फ्लड प्लेन एरिया के अंदर जो वाटर है वो अक्यूमुलेट हो जाता है और यही देखा गया दिल्ली के अंदर भी। तो जो फ्लड प्लेन एरिया था जो एक्चुअली में टेक्निकली रिवर का ही पार्ट है, रिवर का ही एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया गया और जब बारिश हुई तो वहाँ पर उसने अपनी जगह ले ली और वहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन था, इसीलिए फ्लड जैसी सिचुएशन अराइज हो गई। एंड जो लास्ट रीज़न है वो है नैरोइंग ऑफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इलीगल कॉलोनीज थ्रू आउट द सिटी। जो कॉलोनीज बना दी जाती हैं विदाउट एडरेंस टू प्रॉपर प्लानिंग मेजर्स, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था वो नैरो हो गया है एंड दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सो वी कैन सी कि दिल्ली की जो फ्लड की सिचुएशन है उसमें भी एक पॉलिटिकल एंगल सामने आ गया। ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे अगले साल अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उससे कोप अप कैसे किया जाए। तो ये तो बात हो गई ITO बराज की, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यमुना रिवर की, जिसका लेवल राइज होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। जो रिवर यमुना है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ द गैंजेस एंड द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी इन इंडिया। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एंड इट ट्रेवल्स अ टोटल लेंथ ऑफ 1376 किलोमीटर्स। ये जो रिवर है ये काफ़ी सारे स्टेट्स को क्रॉस करती है, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। एंड नियरली 57 मिलियन पीपल जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द यमुनाज वाटर। और ये जो रिवर है इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ दिल्लीज वाटर सप्लाई। सो इस रिवर का जो एनुअल फ्लो है इट इज़ ऑफ 97 बिलियन क्यूबिक मीटर्स and nearly 4 billion cubic meters are consumed every year, of which irrigation constitutes 96%. So these were the reasons जिसकी वजह से जो दिल्ली की सिचुएशन है वो ऐसी हो गई। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.